गाइस स्टार्ट करते हैं। अपने सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे थे जिसमें से 2.7 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। 2.1 से लेके 2.5 तक एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस थे वो हमने एक वीडियो में देखे थे। 2.6 और 2.7 नेक्स्ट वीडियो में देखे थे। अब जहाँ जहाँ पे कैलकुलेशन टफ है या कैसे क्वेश्चन सॉल्व होना है उनकी बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2.12 एग्जाम्पल, 2.13 और एक और है 2.8। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब भी हमें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो सबसे फर्स्ट मेथड क्या होता है कि जो जो गिवन है उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अच्छा दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन है, ये 2.12 यहाँ पर और ये हिंदी मीडियम में। तो पहले हम क्या करते हैं, जो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है देखो 2.12 ग्राम बेंजीन है। ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा ये 2.12 ये है ना, इसको क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक हो सकती है। ये तो क्वेश्चन है यहाँ तक। अब स्टार्ट करते हैं। 2 ग्राम ये है, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को एसिड को हमने कहाँ पे मिलाया है 25 ग्राम बेंजीन में। अच्छा देखो यहाँ देख के तुम बता सकते हो कि यहाँ पे क्या होने वाला है। एक तो यहाँ पे ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, और दूसरा 25 ग्राम बेंजीन क्या हो गया सॉल्वेंट, यानी कि एक तो हो गया विलेय और दूसरा क्या हो गया विलायक। जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, विलेय होगा। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन का मतलब होता है, हम बोलेंगे इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है 1.62। और वैसे भी तुम जानते हो कि वाटर जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही तुम इसमें कोई सॉल्यूट मिला दोगे तो क्या होगा, जो नॉन वॉलेटाइल है, अवाष्पशील है, तो फिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसीलिए तो नाम क्या दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना हो जाता है 1.62 केल्विन। ठीक है। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है उसका रिलेशन किससे है, फ्रीजिंग पॉइंट से है। और यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की ज़रूरत होगी। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, मोलल अवनमन स्थिरांक, जिसे हम किससे शो करते हैं KF से। और क्या पूछा है कि अम्ल का संगुणन कितना होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कितना वो एसोसिएट होगा, कितने बेंजोइक अम्ल का जो एसिड का अमाउंट है वो कंबाइन होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, तो मैं इसको लिखती हूँ यहाँ पे अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है। और बेंजोइक एसिड जो है उसका अमाउंट, क्योंकि ये कम अमाउंट है तो ये विलेय होगा, यानी कि सॉल्यूट होगा, जिसको हम किससे लिखते हैं WB से। विलेय को पूरे चैप्टर में मैंने किससे लिखना बताया है, WB से, है ना, मतलब B से। तो ये कितना दे रखा है 2 ग्राम। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बेंजीन। तो अमाउंट ऑफ बेंजीन, क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा है, बेंजीन का अमाउंट ज़्यादा है दे रखा है, तो ये सॉल्वेंट हो गया, विलायक हो गया, और हम इसको किससे लिखेंगे WA से। और ये कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 25 ग्राम। ठीक है। अब ये तो हो गई WB और WA की बात। और क्या दे रखा है, बेंजीन के लिए मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक, जिसको हम किससे दिखाते हैं भाई, जिसको हम दिखाते हैं कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को हम शो करेंगे KF से। और ये KF कितना गिवन है, KF हमें गिवन है यहाँ पे 1.62 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है। और हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, संगुणन कितना होगा, एसोसिएट कितना होगा, यानी क्या पूछा है यहाँ पे अल्फा। ठीक है। अब देखो इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं इसमें। एक सेकंड, देखो यहाँ पे ये KF नहीं है, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो मोलल अवनमन स्थिरांक, यानी कि हम बोलेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ये तो क्वेश्चन ही गलत प्रिंटेड है। देखो यहाँ पे पहली बात तो ये नहीं आएगा एलिवेशन, यहाँ पे डिप्रेशन आएगा। ठीक है ना, डिप्रेशन वर्ड आएगा, तो ये क्वेश्चन ही गलत प्रिंटेड है। फ्रीजिंग के साथ डिप्रेशन आता है, कम हो जाता है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मोलल कांस्टेंट दे रखा है, तो कांस्टेंट को तो हम KF से शो करते हैं, तो ये KF है। ठीक है भाई। लेकिन KF की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे KF की वैल्यू है 4.9, तो हम यहाँ लिखेंगे ये वाली वैल्यू 4.9 होगी।
इसी क्वेश्चन में देखो एक चीज़ और है, जैसे ही हमने क्या करा, बेंजीन में इस बेंजोइक अम्ल को मिला दिया, तो इन्होंने बोला है कि हिमांक में अवनमन होता है, यानी कि हिमांक कम हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। कितना होता है? 1.62 केल्विन। तो जो हमें ये गिवन है ये क्या है? डेल्टा TF। फ्रीजिंग के लिए ये लिखते हैं, कितना कम हुआ? 1.62 केल्विन। तो ये जो है वो तो हो गया डेल्टा TF, क्योंकि यहाँ पे इस वाले में कांस्टेंट की बात कर रहा है, तो ये जो 4.9 है ये क्या होगा? ये होगा KF, ठीक है, जो हमने आगे लिख रखा है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और पूछा क्या इसने? अम्ल का संगुणन, यानी कि हमसे क्या पूछा है इसने? अल्फ़ा ज्ञात करवाया है, ठीक है ना। अल्फ़ा हमें फाइंड करना है। अब कैसे करें? तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है? देखो, फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि डेल्टा TF इक्वल्स टू होता है KF इंटू स्मॉल m। स्मॉल m क्या होती है? मोललिटी, मोललता। उसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, KF इक्वल्स टू WB अपॉन MB और 1000। ये 1000 कब आएगा? जब हमारे पास अमाउंट किस में गिवन हो? ग्राम में, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें से सबसे पहले m फाइंड करना है, MB मतलब किसका? मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है हमें, सॉल्यूट का, विलेय का, और वो कौन है? बेंजोइक एसिड। अच्छा, MB फाइंड करने से क्या हो जाएगा वो मैं आगे बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो MB फाइंड कर लेते हैं, और MB जब फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? KF इंटू WB 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TF कहाँ आ जाएगा? नीचे। ये डेल्टा TF इंटू आगे के में क्या लिखना है? WA, और ये हो जाएगा WA किस में आएगा? ग्राम में, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन सब की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो देखो एक काम करते हैं हम, यही फॉर्मूला हमारे काम का है, तो इसी को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे KF की वैल्यू अभी बताई थी, KF की वैल्यू ये रखी यहाँ पे 4.9, ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो हम यहाँ लिखते हैं KF की वैल्यू 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। फिर इसके बाद आएगा WB का अमाउंट देख लेते हैं एक बार, दिक्कत नहीं आएगी। WB कितना है? 2 ग्राम। तो WB 2 ग्राम हो जाएगा। फिर इसके बाद 1000 डेल्टा TF की वैल्यू है हमारे पास, एक बार देख लो क्वेश्चन में, तुम्हें इजी रहेगा। डेल्टा TF की वैल्यू 1.62 केल्विन, 1.62 केल्विन इंटू WA, और WA का अमाउंट है 25 ग्राम में है, लेकिन हमने उसको ऑलरेडी किलोग्राम में चेंज कर लिया, तभी तो यहाँ 1000 है। तो ये जो आएगा वो किस में आएगा? KG में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो पहले एक काम करते हैं, यूनिट्स को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करोगे? ये KG से KG कैंसिल हो जाएगा, KG से KG कैंसिल हो जाएगा, और कुछ केल्विन से ये केल्विन कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यूनिट क्या बची? ग्राम पर मोल। और तुम्हें एक बात बताऊं तो M जो होता है मोलर मास, उसकी यूनिट भी क्या होती है? ग्राम पर मोल। इसका मतलब सही चल रहा है। इसके बाद ऊपर क्या आ रहा है? देखो 24 से ये सब कैंसिल करने के बाद क्या क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4.9 टू ये 1000 डिवाइड बाय 1.62 इंटू 25, ठीक है। एक बार तुम इसको सॉल्व कर लेना, आंसर चेक कर लेना। मैं तुम्हें बस मेथड बता रही हूँ कि ऐसे होगा। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1.98 ये 0.98 है, ठीक है। 241.98, और यूनिट क्या आ जाएगी हमारी? ग्राम पर मोल, ठीक है। अब ये तो हमारा आंसर अभी नहीं आया, अभी तो सिर्फ हमने क्या फाइंड किया है? MB फाइंड किया है। हमने फाइंड किया है यहाँ पे MB, और कितना आया ये? 241.98 ग्राम पर मोल। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये थोड़ी है, हमें तो क्या सॉल्व करना है? हमें फाइंड करना है कि कितना आयोटा क्या हुआ है? संगुणित हुआ। तो देखो उसे कैसे करोगे? पहली बात तो हम कैसे कर सकते हैं ये वाली बात करते हैं। हमें चाहिए अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला क्या है? अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला है, यानी कि एसोसिएशन के लिए मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का, नीचे भी मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्यूट का। लेकिन ये जो
मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्यूट का, ऊपर तो कौन सा आता है, ऊपर आता है थ्योरेटिकल और नीचे कौन सा आता है, प्रैक्टिकल। ये फॉर्मूला होता है किसका, आयोटा का, आयोटा का। तो क्या आयोटा से हमारा काम बनेगा, नहीं। क्वेश्चन में तो हमसे अल्फ़ा पूछा है, अभी हमारा काम नहीं हुआ, अभी तो हमें अल्फ़ा फाइंड करना है। तो अल्फ़ा तभी आएगा हमारे पास जब क्या होगा, अल्फ़ा के लिए जब हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू, आयोटा की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा। और अल्फ़ा क्या होती है, संगुणन की मात्रा, एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो सॉल्यूशन चैप्टर में जो हमने पढ़ रखा है। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, अल्फ़ा फाइंड करना है। अल्फ़ा तभी आएगा हमारे पास जब हमारे पास किसकी वैल्यू, आयोटा की वैल्यू हो। अब आयोटा कहाँ से लेकर आएँ, तो आयोटा की वैल्यू हमारे पास तभी आएगी जब हमारे पास एम बी हो, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी, दो वैल्यू होनी चाहिए। अब थ्योरेटिकल वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो एम बी, और एम बी जो थ्योरेटिकल है इसका मतलब होता है कि स्ट्रक्चर को देख के अपने आप पता लगा लो। तो स्ट्रक्चर क्या है, सॉल्यूट की बेंजोइक एसिड है, यही तो है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास हम पता लगा सकते हैं कैसे, 7 कार्बन, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, C7 और H कितना आएगा 6, और ये क्या हो गया O2। अब इससे जो भी मास आएगा कैसे करेंगे, 1 कार्बन का होता है 12, तो 7 का हो जाएगा 84, प्लस हाइड्रोजन के लिए 6 और ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 32। इस सब को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 122 ग्राम पर मोल। तो ये जो हमारा मास आया वो कौन सा आया, थ्योरेटिकल। इसका मतलब जो हमने इतना सारा सॉल्व किया है ये सारा मास कौन सा आया, प्रैक्टिकल, ठीक है ना। तो अब देखो ये वाला हो गया अपने पास प्रैक्टिकल, ये हो गया थ्योरेटिकल। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आयोटा की वैल्यू आ जाएगी, आयोटा से फिर हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फ़ा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो एम बी थ्योरेटिकल अपॉन एम बी प्रैक्टिकल। कैसे करेंगे इसको, देखो थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ये आ गई 122 ग्राम पर मोल, से ग्राम पर मोल कैंसिल हो जाएगा, और प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी आई 241.98। इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे तो आयोटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.504, ठीक है। ये अभी हमारे पास आयोटा आया है जिसको हम बोलते हैं वांट ऑफ गुणांक। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि आंसर के लिए तो हमें अल्फ़ा चाहिए। तो अब देखो अल्फ़ा यानी कि आयोटा की इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, कैसे, ये अपने पास है अल्फ़ा, और अल्फ़ा के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं सीधे, इसी को सॉल्व करके ये वाला फॉर्मूला आया है। एन का मतलब कितने बेंजोइक एसिड कंबाइन होते हैं, तो हमें पता है देखो 2 बेंजोइक एसिड कंबाइन होते हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे होता है CH3COOH। जैसे ही हमने इसको बेंजीन में मिलाया CH3COOH, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसकी O और H के साथ तो 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए। इसका मतलब हम N की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल्स टू, एन की वैल्यू 2 आएगी, आयोटा -1, आयोटा की वैल्यू हमने सॉल्व की थी, आयोटा की वैल्यू आई थी 0.504 -1, और यहाँ होगा डिवाइड में 2 -1। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 99.2%। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव में वैल्यू आएगी, 0.504 को इसमें से माइनस करोगे तो ये जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। लेकिन नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना कि 2 एसिटिक एसिड मिलके क्या हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं, यानी नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हो रहे हैं, बेंजीन में मिलाने पर जुड़ते जा रहे हैं तो कम होते जा रहे हैं, इसीलिए नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। आंसर क्या आएगा 99.2%। देखो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो गिवन अमाउंट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि करना कैसे है इस क्वेश्चन को। 1.06 ग्राम पर ml, तो घनत्व वाले, यानी कि ये तो हमें क्या दे रखा है, डेंसिटी। ये हमें दे रखी है यहाँ पे डेंसिटी। इसके बाद यहाँ पे डेंसिटी किसकी है, ये एसिटिक एसिड की डेंसिटी है। इस एसिटिक एसिड वाली जो सॉल्यूट है इसको हमने कहाँ डिज़ोल्व किया है, वाटर में। कितना लीटर, 1 लीटर। और एसिटिक एसिड का तो कितना अमाउंट लिया है, 0.6 ml, और जहाँ पे हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया उसका कितना लिया है, 1 लीटर। दोबारा सुनो,
एसिटिक एसिड का तो अमाउंट कितना लिया है 0.6 ml, और जिस वाटर में डिज़ोल्व किया है उसका कितना अमाउंट है 1 लीटर। तो ये हो गया सॉल्यूट और ये क्या हो गया सॉल्वेंट। अब इसने बोला है कि इस कंडीशन में जब हम क्या करते हैं वाटर में किसको ऐड कर रहे हैं, एसिटिक एसिड को ऐड कर रहे हैं, तो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कितना हो जाता है 0.02 डिग्री सेल्सियस। और वैसे भी अभी हमने ये बात कही थी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, वांट ऑफ गुणांक यानी कि वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम किससे शो करते हैं आयोटा से। और एक इन्होंने पूछा है यहाँ पे वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक। और वियोजन स्थिरांक क्या है, देखो एक बात सुनो, अगर तुम कहोगे कि एसिटिक एसिड के केस में वियोजन स्थिरांक कैसे आएगा, एसिटिक एसिड तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि वो तो क्या करता है डाइमर बनाता है, संगुणन गुणांक आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने क्या दे रखा है, वियोजन स्थिरांक दे रखा है। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे इंटरेस्टिंग कर दी कि इन्होंने वियोजन स्थिरांक का मतलब क्या पूछा है, के कांस्टेंट, स्थिरांक मतलब कांस्टेंट हो गया ये यहाँ पे, और डिसोसिएशन कांस्टेंट को किसके लिए, एसिड के लिए हम लिखते हैं के ए, यानी इन्होंने हमसे यहाँ पे क्या फाइंड करवाया है, के ए फाइंड करवाया है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक बार मैं ये लिख लेती हूँ कि क्या क्या गिवन है यहाँ पर। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं कि अमाउंट, किसका अमाउंट, यहाँ पर एसिटिक एसिड का और वाटर का, एक है 0.6 ml और दूसरा है 1 लीटर। तो इसको लिखते हैं पहले। देखो ये सब हमें गिवन है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड, वॉल्यूम ऑफ H2O यानी कि आयतन दे रखा है दोनों का, और डेंसिटी यानी घनत्व, और क्या दे रखा है उसको भी लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हिमांक में अवनमन वर्ड लिख रखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं डेल्टा TF। तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 0.025 डिग्री सेल्सियस, इसको भी नोट कर लेते हैं। डेल्टा TF इक्वल्स टू 0.020 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया हिमांक में अवनमन। अब जो पूछा उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे एक तो आयोटा कैलकुलेट करवा रहा है वो वांट ऑफ फैक्टर, और एक करवा रहा है हमसे के ए, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे अल्फ़ा मत कर देना, क्योंकि हमने अल्फ़ा भी पढ़ा है, क्योंकि एसिटिक एसिड तो क्या होता है डाइमर बनाता है। फिर भी इन्होंने हमसे क्या पूछा है, के ए है। तो अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं तुमसे बात करूँ तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, के ए चाहिए, ठीक है। के ए का फॉर्मूला मैं आगे बताऊंगी कैसे आएगा, लेकिन उस फॉर्मूले में ये आता है, ये C∝² 1 - अल्फ़ा। इसका मतलब अगर मुझे के ए कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, अल्फ़ा चाहिए होगा, ठीक है ना। अब अल्फ़ा की बात करते हैं। अगर मुझे अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा कहाँ से आएगा, अल्फ़ा के फॉर्मूले में आयोटा। अल्फ़ा को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी नीड होगी, आयोटा की नीड होगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा भी था, आयोटा -1 ऐड -1। इसका मतलब अगर अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा तभी आएगा जब हमारे पास आयोटा हो। अब आयोटा कहाँ से आएगा, तो आयोटा के लिए क्या फॉर्मूला है, आयोटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TF, दो यही तो होता है। ऊपर तो कौन सा डेल्टा TF आएगा, ऊपर आएगा डेल्टा TF प्रैक्टिकल और नीचे क्या आएगा थ्योरेटिकल। एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो सुनो, जब भी तुम वांट ऑफ फैक्टर आयोटा को कैलकुलेट करो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणु संख्या गुणधर्म हमने कितनी पढ़ी है, 4। तो वो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उनका प्रैक्टिकल वैल्यू तो ऊपर आती है और थ्योरेटिकल वैल्यू कहाँ आती है, नीचे। किसकी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अणु संख्या गुणधर्म 4 पढ़े हमने, उन चारों की किसी भी एक की जो दे रखी हो क्वेश्चन में, जैसे समझ लो कि ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब दे रखा है तो पाई, ये भी पाई। अब ऊपर प्रैक्टिकल, नीचे क्या आएगा थ्योरेटिकल, ठीक है। लेकिन अगर इसी आयोटा को तुम मॉलिक्यूलर वेट से कैलकुलेट कर रहे हो तो फिर ध्यान रखना मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का, विलेय का। मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का, विलेय का। ऊपर थ्योरेटिकल आएगा और नीचे क्या आएगा प्रैक्टिकल, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है फॉर्मूले में, याद रखना। तो अभी हमारे कौन से फॉर्मूला काम क्या आएगा, आयोटा वाला ये, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसमें हमें क्या दे रखा है डेल्टा TF, इस वाले फॉर्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए के ए तो बाद में आएगा, पहले अल्फ़ा चाहिए तो फिर आयोटा चाहिए, और आयोटा कब आएगा, जब हमारे पास ये दोनों वैल्यू हों। इतनी बात ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई ये लिखा हुआ है एक डेल्टा TF इन्होंने गिवन है, तो जो डेल्टा TF इन्होंने दे रखा है हमें 0.02, ये तो क्या है प्रैक्टिकल वैल्यू है जो इन्होंने दे रखी है, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन में लिख रखा है, देखो तुम कहोगे कि हमें कैसे पता लगा, तो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है प्रेक्षित किया,
ठीक है ना, यानी कि प्रैक्टिकली डिटरमाइंड है ये। ऑब्जर्व वैल्यू, हमेशा ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऊपर आएगी, तो ये हो गया प्रैक्टिकल। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल कैसे लेकर आए? तो थ्योरेटिकल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? देखो, यही तो फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? जो हम फॉर्मूले में रख के सॉल्व करें वो थ्योरेटिकल है, के एफ इंटू एम। तो के एफ हमारे पास है क्वेश्चन में, देखो के एफ हमारे पास, के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में होगी, एक सेकेंड, यहाँ गिवन नहीं है, देनी चाहिए क्वेश्चन में, वैसे आएगी क्वेश्चन में लिखा हुआ के एफ की वैल्यू 1.86। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू है? के एफ की वैल्यू है हमारे पास। अब ये स्मॉल एम मोललिटी कहाँ है क्वेश्चन में? नहीं दे रखी, मोललता तो नहीं दे रखी। इसे कैसे सॉल्व करें? तो ये क्वेश्चन है ना इतना लेंदी है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है वहाँ पे तो ये क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बस हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, तो कर लेते हैं। अब स्मॉल एम कैसे आएगा देखो, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है? मोललता, मोललिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी ऊपर तो आएगा मोल और नीचे क्या आएगा? सॉल्वेंट का अमाउंट। ठीक है ना, और वो भी किस में आना चाहिए? केजी में। ये तो हो गया स्मॉल एम का फॉर्मूला। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए डेल्टा टी एफ को सॉल्व करने के लिए एम चाहिए, एम को सॉल्व करने के लिए मोल पता होने चाहिए, और सॉल्वेंट का अमाउंट वो भी किस में? केजी में। कहाँ से लेकर आए? मोल तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। देखो भाई, ये अपना क्वेश्चन है यहाँ पर, और स्मॉल एम तो गिवन ही नहीं है, तो फिर स्मॉल एम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो ध्यान से देखना भाई, देखो सबसे पहले एक काम करना कि हमें मोल चाहिए, तो मोल के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। मोल इक्वल्स टू क्या होता है? गिवन अमाउंट, यानी कि दी गई मात्रा, गिवन अमाउंट हो जाएगा ये, ठीक है ना, और डिवाइड बाय क्या आएगा? तो देखो हमें क्या करना है, अगर मैं बात करूँ कि मोल की, तो मोल कैसे आएगा? मोल इक्वल्स टू हम कहेंगे दी गई मात्रा, गिवन अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, तभी तो मोल आएगा। अब दी गई मात्रा किसकी? ये भी ध्यान रखना, एसिटिक एसिड की, और नीचे मॉलिक्यूलर वेट भी किसका आएगा? एसिटिक एसिड का ही आएगा। उसी के ही तो मोल फाइंड करने हमें, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी है इसकी। अब देखो कितना अमाउंट दे रखा है, क्वेश्चन में तो है ही नहीं, कैसे सॉल्व करें फिर? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है कि भाई डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हमें मास चाहिए, यानी गिवन अमाउंट चाहिए, दी गई मात्रा चाहिए, तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी भी हमारे पास है क्वेश्चन में, वॉल्यूम भी है, मैंने लिखा था आगे स्टार्टिंग में ही। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी कितनी है? ये है हमारे पास 1.06 ग्राम पर ml, है ना। और वॉल्यूम जो है एसिटिक एसिड का, ये दे रखा है हमें 0.6, और ये भी किस में है? ml में। तो अपना आंसर आ गया, देखो आंसर मतलब मास आ गया, ml से ml कैंसिल, तो जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा, यही तो मास होता है। और इसको सॉल्व करने पर आएगा 0.636। तो ये मेरे पास क्या आया? ये मेरे पास आया एसिटिक एसिड का गिवन अमाउंट। ठीक है, देखो ये हो गया एसिटिक एसिड का गिवन अमाउंट, ठीक है ना। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है एसिटिक एसिड का, उसको भी देख लो। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं सॉल्व करूँ तो CH3, एक सेकेंड, CH3 COOH, वैसे तो ये हमें आना चाहिए, 2 कार्बन है तो 24 हो जाएगा, फॉर द 4 हाइड्रोजन 4, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32, और कितना आ गया? 60 ग्राम पर मोल, यही होता है इसकी यूनिट। तो देखो हमारे पास गिवन अमाउंट आ गया, दी गई मात्रा, अणुभार, मोलर वेट ये भी आ गया। अब हम इससे मोल कैलकुलेट कर लेंगे, ये 60 है ग्राम पर मोल, ठीक है। अब कैसे करोगे? देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें मोल चाहिए, तो मोल से आ जाएगा दी गई मात्रा, ये कितनी है? 0.636, और अणुभार मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 60। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये तो है 0.636,
0.636 और डिवाइड बाय ये है यहाँ पे 60, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद मोल आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.0106। ये देखो यहाँ पे ये क्या आया, ये हमारे पास मोल आए हैं, ठीक है ना। किसके मोल आए हैं, एसिटिक एसिड के मोल आए हैं। अभी हमारा काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ देखो एक बार देखना यहाँ पे, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे थे, हमें चाहिए था डेल्टा टी एफ, और डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या था, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे हमारे पास डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला, तो वो था के एफ इंटू स्मॉल एम, और स्मॉल एम क्या था, स्मॉल एम था हमारे पास मोल अपॉन सॉल्वेंट का अमाउंट, और वो भी किस में, केजी में होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे मोल तो अपने पास आ गए, कितने आए मोल, 0.0106। अब क्या चाहिए हमें, सॉल्वेंट का अमाउंट, वो भी केजी में चाहिए, लेकिन केजी में तो है ही नहीं, तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे, देखो 1 लीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 लीटर वाटर, है ना। अब 1 लीटर वाटर को हमें किस में चेंज करना है, केजी में चेंज करना है। तो ये वाली बात ध्यान रखना, 1 ml को हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 ग्राम, ठीक है, इतनी बात। तो 1000 ml इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, सही है ना। और 1000 ml को ही तो हम क्या बोलते हैं, 1 लीटर बोलते हैं। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, 1000 ml का मतलब 1000 ग्राम, तो इसका मतलब मैं क्या बोल, और 1000 ग्राम का मतलब क्या हो गया, केजी, सही है ना। तो 1 लीटर वाटर को मैं क्या बोल सकती हूँ, 1 kg वाटर। और हमें जो अमाउंट चाहिए, देखो यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट केजी में ही तो चाहिए, और सॉल्वेंट का अमाउंट केजी में कितना आ रहा है, 1 kg। तो डायरेक्ट पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ये लो 1। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आया, इसको सॉल्व करने पर आया 0.0106, ऊपर मोल है और नीचे जो अमाउंट है वो किस में है, केजी में। लो भाई, अब हमें के एफ और एम की वैल्यू, के एफ की वैल्यू थी हमारे पास 1.86, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, क्या इस तो 1.86 के साथ क्या आएगा, केल्विन, किलोग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा इसको साइड कर देते हैं, एक सेकंड। इनटू में स्मॉल एम की वैल्यू ये रही 0.0106 मोल पर केजी, ठीक है ना। तो देखो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो भी यूनिट आएगी वो किस में आएगी, केल्विन में आएगी। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास डेल्टा टी एफ आ जाएगा, और डेल्टा टी एफ कितना आएगा, 0.0197 केल्विन। अभी हमारे पास डेल्टा टी एफ आया है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 0.0197, वो डेल्टा टी एफ की आई है। अभी तो बहुत कुछ रह गया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही लेंदी है, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है अब यहाँ पे, इसके बाद हमें फाइंड करना है आयोटा। तो तुम याद करो भाई, मैंने तुमसे कहा था कि आयोटा जो होगा उसके लिए हमारे पास डेल्टा टी एफ, ऊपर तो आएगा प्रैक्टिकल वैल्यू, नीचे आएगी थ्योरेटिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी गिवन थी, 0.02 केल्विन, है ना। और अभी जो हमने सॉल्व किया, अभी किया था हमने यहाँ पे सॉल्व 0.0197, ये हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू है 0.0197 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब कोई यूनिट नहीं आएगी आयोटा की, और सॉल्व करने पर आ जाएगा आयोटा इक्वल्स टू 1.041, ठीक है। ये हमारे पास आयोटा की वैल्यू आई है। अभी तो एक आंसर हुआ है अपना, वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करवाया था, एक आया है, ठीक है। अभी तो हमें और भी कुछ करना है। अब क्या करना रह गया है, हमें अभी के ए फाइंड करने। देखो के ए के फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो एसिटिक एसिड होता है वो वियोजित होगा, डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होगा तो एसिड है H+ आयन लूज़ करेगा वाटर में। लो भाई, इसने H+ आयन लूज़ कर दिए, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब रिएक्शन नहीं हो रही है तो इसके C मोल्स हैं, प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बनेगा ही नहीं, रिएक्टेंट लिया है हमने, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, T टाइम पे क्या होगा, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, ठीक है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि ये A2 है, इसके हमने स्टार्टिंग में 10 मॉलिक्यूल लिए हैं, 10 में से 5 डिसोसिएट हो गए, तो बनेंगे कितने, 5, A+A कर दें। अब ये भी 5 बनेगा और ये भी 5 बनेगा, ऐसे ही तो होगा। और रिमेनिंग कितने रहेंगे,
10 में से 5 डिसोशिएट हो गए, 10 में से 5 ब्रेक हो गए, तो कितने रहेंगे 10 - 5। ऐसे ही तो करते हैं। तो सेम कंसेप्ट यहाँ चलने वाला है। इसमें से क्या हुआ, सी अल्फ़ा डिसोशिएट हो गए, इसमें से सी अल्फ़ा क्या हो गए, ब्रेक हो गए, तो बनेंगे कितने, ये भी सी अल्फ़ा, ये भी सी अल्फ़ा, और रिमेनिंग कितने रहेंगे, सी माइनस सी अल्फ़ा। स्टार्टिंग में सी लिए थे, सी में से सी अल्फ़ा ब्रेक हो गए, तो बचे कितने हमारे पास, सी माइनस सी अल्फ़ा। अब है ना, सॉरी, ये के ए को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अम्ल का वियोजन स्थिरांक, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैसे फाइंड करते हैं, CH3 प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर आता है और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कहाँ आएगी, नीचे आएगी। ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट है ये दोनों, एसीटेट ये वाला है और एक ये है, दोनों हैं। इसका अमाउंट कितना है, सी अल्फ़ा, इसका अमाउंट कितना है, सी अल्फ़ा। तो इन दोनों को तो हम लिख देंगे ऊपर, और सी माइनस सी अल्फ़ा कहाँ आएगा, नीचे। कैसे करोगे, देखो यहाँ करते हैं हम, ये लिखा मैंने के ए, तो देखो यहाँ पे इसका अमाउंट ये वाला सी अल्फ़ा आएगा, H प्लस का भी क्या आएगा, सी अल्फ़ा आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एसिटिक एसिड कितना रह गया, सी माइनस सी अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा सी माइनस सी अल्फ़ा। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, देखो सी अल्फ़ा, इसमें से सी कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, सी से सी कैंसिल, तो के ए इक्वल्स टू क्या हो गया, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये के ए का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। वैसे भी यही आता है अगर किसी मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करें, 2 आयंस बन रहे हो तो। अब हमें के ए चाहिए, है ना, के ए क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन हम के ए नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा नहीं है, तो पहले अल्फ़ा चाहिए। कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन दे दिया ये। अब देखो यहाँ पर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को कैसे करेंगे कैलकुलेट, इसको अलग से कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इधर की साइड अल्फ़ा का फॉर्मूला, ये तो हमें सीधे याद होना चाहिए, जब डिसोसिएट हो रहा हो तो ये फिक्स फार्मूला होता है। मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो अल्फ़ा का फॉर्मूला ये आता है। अब अल्फ़ा आयोटा हमने कैलकुलेट किया है ना, आयोटा की वैल्यू आएगी 1.041 - 1 डिवाइड बाय एन। एन क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ आयंस, कितने आयंस बने एसिटिक एसिड के केस में, एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड के केस में यहाँ पे 2 बने थे, वैसे तो तुम्हें याद होगा। ये देखो यहाँ पे एक तो एसीटेट बना और एक क्या बना, H प्लस बना, तो 2 बने हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, 2 माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आयोटा कितना आएगा, हमारे पास आयोटा आ जाएगा 0.041, ठीक है। अब है ना अल्फ़ा तो आ गया, बस हमारा लास्ट स्टेप रह गया इस क्वेश्चन का, और वो क्या है, के ए फाइंड करना है। तो कर लेते हैं के ए को फाइंड, कैसे करेंगे, यहाँ पे ये है और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 0.041। तो अब बस सॉल्व करना रह गया है, सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। देखो सी तो है अपने पास 0.041, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू, एक सेकेंड गाइस, ये सी की वैल्यू नहीं है, सी की वैल्यू तो हमारे पास क्या आएगी, सी की वैल्यू तो वही है सांद्रता, और सांद्रता मतलब क्या था, मोललता। तो मोललता की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वही लिखनी है। हमारे पास मोललता स्मॉल m, जब मैंने कैलकुलेट किया था तो इसकी वैल्यू आई थी 0.016 आई थी, ये आएगा यहाँ पे। सी की वैल्यू है हमारे पास 0.0106। अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने सॉल्व करी है 0.041 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, यानी 1 माइनस 0.041, ठीक है। इसको तुम सॉल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा के ए इक्वल्स टू 1.86 10⁻⁻⁵। कोई यूनिट नहीं आएगी, के ए ऊपर भी अल्फ़ा नीचे भी अल्फ़ा, तो कैंसिल, ठीक है, यूनिट लेस। ये हो गया अपना आंसर।
गाइस ये अपना 2.8 क्वेश्चन, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर वेपर प्रेशर दे रखा है, दो लिक्विड्स हैं, दोनों का वेपर प्रेशर दे रखा है। जो दोनों लिक्विड्स हैं वो दोनों क्या है, प्योर हैं। यहाँ दे रखा है शुद्ध द्रव यानी कि प्योर लिक्विड्स ए और बी, दोनों का वेपर प्रेशर दे रखा है। तो एक बात तो ये कि जब भी प्योर वर्ड आ जाए तो हम उसके लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेपर प्रेशर को हम लिखते हैं पी नॉट, ठीक है ना। अगर वेपर प्रेशर है तो एक को हम लिखेंगे ए और दूसरे को क्या लिख देंगे, पी नॉट बी, ठीक है भाई। इनकी वैल्यू गिवन है, लिख लेंगे बाद में। उसके बाद टोटल वेपर प्रेशर भी दे रखा है, टोटल वेपर प्रेशर यानी कि हम लिखेंगे पी टोटल। इसके बाद क्या पूछा, क्या इन्होंने, द्रव मिश्रण का संगठन यानी कि हम बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर का मतलब ये है कि उन्होंने हमसे बोला है कि इस सॉल्यूशन में जिसमें ए है बी है उसमें कितने तो ए के मोल फ्रैक्शन है यानी कि एक्स ए, और कितने मोल फ्रैक्शन बी के हैं यानी कि क्या आएगा, एक्स बी। तो एक तो वो हमसे फाइंड करवा रहा है एक्स ए और एक्स बी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि वेपर प्रेशर जब बात कर रहे हो तो उस वेपर प्रेशर की कंडीशन में भी कितना कंपोजिशन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मतलब तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आगे ये देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करें। देखो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो जो गिवन है यहाँ पर, पी नॉट ए पी नॉट बी। देखो पी नॉट ए ये गिवन कितना है हमें, पी नॉट ए 450 और ये पी नॉट बी है 750, 450 750 और टोटल है 600। इसको लिख लेते हैं एक बार। ये तो हमें गिवन है, तीनों लिख लिया हमने। अब हम बात करते हैं कि सॉल्व कैसे करें। तो देखो पी टोटल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और पी टोटल का फॉर्मूला राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि फॉर्मूला क्या आता है, पी टोटल ये आता है हमारे पास पी ए का प्रेशर पार्शियल प्रेशर और क्या होता है पी बी। भाई उस मिक्सचर में दोनों प्रेशर लगाएंगे, वेपर प्रेशर ए भी आएगा और बी भी आएगा, दोनों का सम कर लेंगे। लेकिन देखो क्वेश्चन में ना तो पी ए की वैल्यू है ना पी बी की वैल्यू है, हमारे पास जो गिवन है पी नॉट ए और पी नॉट बी। तो हम इसको पी नॉट ए और पी नॉट बी वाले फॉर्मूले में चेंज कर लेते हैं, और ये हमें आता है पी ए तो क्या होता है, पी नॉट ए एक्स है, ये इसका फॉर्मूला होता है, और पी बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी, ये इनका फिक्स फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक्स ए और एक्स बी, तो इनको कैसे सॉल्व करें। हमें एक बात पता है कि एक्स ए और एक्स बी अगर मैं इन दोनों का सम करूँ मोल फ्रैक्शन का, तो इनका सम कितना आता है, 1। विलयन के जितनी भी कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, उनके मोल अंश का योग, मोल फ्रैक्शन का सम 1 ही आता है। इसमें से किसी एक की वैल्यू को फाइंड कर लो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर किसी भी एक की वैल्यू यानी कि पी नॉट एक्स बी को फाइंड कर लेते हैं, और जैसे ही एक्स बी को फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो 1 माइनस एक्स ए। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और एक्स बी के प्लेस पे क्या आएगा, एक्स बी के प्लेस पे कर देते हैं 1 माइनस एक्स ए। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये सारा हमने डेरिवेशन में पढ़ रखा है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी, और ये क्या आएगा, एक्स बी। इसके बाद देखो इसको सॉल्व करने पर पी नॉट बी एक्स ए आएगा यहाँ पे। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आएगा पी नॉट बी और प्लस कॉमन क्या लिया हमने यहाँ पर, एक्स ए, रिमेनिंग विल बी पी नॉट ए माइनस पी बी। ये मैंने तुम्हें सॉल्व करके बता दिया है वैसे, अदरवाइज़ हमें डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं इसको। और ये क्या आया, पी टोटल आया, ठीक है। अब देखो बात सुनना, पी टोटल हमारे पास है, ठीक है, पी नॉट बी भी है और पी नॉट ए भी है, एक्स ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो मैं इस फॉर्मूले को एक बार लिख देती हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, पी नॉट बी प्लस एक्स ए। देखो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी इस फॉर्मूले में। अब इसको सॉल्व करना रह गया है, 600 750 यहाँ आ जाएगा माइनस 750 इक्वल्स टू एक्स ए, ये हो जाएगा यहाँ पे 450 माइनस 750। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये आ जाएगा माइनस 300, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस 150 इक्वल्स टू
एक्स ए, और इसको मैं लिख सकती हूँ -300, माइनस से माइनस ये कैंसिल, तो एक्स ए इक्वल्स टू आएगा 150/300, और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कैंसिल, ये आ जाएगा 0.5 एक्स ए। और अगर एक्स ए की वैल्यू 0.5 आ रही है तो फिर एक्स बी की वैल्यू क्या आएगी? ये तो बहुत इजी हो गया, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। हमारे पास एक्स ए की वैल्यू आई 0.5 प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। तो इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूँ तो हमारे पास एक्स बी की वैल्यू डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं 0.5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गई एक्स ए की वैल्यू, ये एक्स बी की वैल्यू। इसका मतलब जो हमारा ये क्वेश्चन था, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, मिश्रण का संगठन बताइए, यानी कि एक्स ए और क्या बताना था एक्स बी, ये सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं आगे, और क्या पूछा है, देखो यहाँ पे इसने वेपर फेज में कंपोजिशन बताना है, वाष्प अवस्था में संगठन कितना होगा। तो इसे कैसे करेंगे, देखो पूछा क्या है, अगर मैं उसको लिखूँ तो हमसे पूछा है वेपर फेज में, है ना, वेपर फेज, इसमें हमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और क्या पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये कैसे आएगा, ये आएगा जितना भी टोटल प्रेशर लगाया है ए ने और बी ने, उसमें से ए ने कितना लगाया, ये कैसे पता चले, कितना लगाएगा भाई ए प्रेशर, जितने उसके मोल होंगे। ऐसे ही यहाँ पर टोटल तो लगा रहे हैं दोनों में से बी ने जितना भी लगाया, कितना लगाया, जितने उसके मोल होंगे। तो ये क्या होता है, वेपर फेज में मोल अंश फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब देखो हमें इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि एक्स ए और एक्स बी के लिए पी ए और पी बी चाहिए, और पी ए और पी बी तो स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन में है ही नहीं, मिसिंग है। देखो यहाँ पे पी नॉट ए है, पी नॉट बी है और पी टोटल है। अब कैसे करें, तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, दोबारा लिख देते हैं। ये फॉर्मूला था पी ए इक्वल्स टू होता है पी नॉट ए एक्स ए, और हमारे पास दोनों की वैल्यू है। पी नॉट ए हमें क्वेश्चन में गिवन है, पी नॉट ए कितना गिवन था भाई 450, और एक्स ए तो 0.5 आया था। इसका मल्टीप्लाई करना है, ये 450 है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 225 mm ऑफ एच जी। सेम किसका करेंगे, ये एच जी है, सेम किसका करेंगे पी बी का। तो फॉर्मूला क्या होगा, पी नॉट बी एक्स पी। पी नॉट बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, देखो भाई एक बार ध्यान दिला देती हूँ तुम्हें, गिवन है 750, ठीक है, और एक्स बी हमने सॉल्व करा था 0.5 आया है, तो दोनों की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। पी नॉट बी को रखती हूँ मैं यहाँ पे 750, और एक्स बी की वैल्यू 0.5। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 375 mm ऑफ एच जी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पी ए और पी बी। अब हम हो जाएगा हमारा काम, क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे एक्स ए फाइंड करना है, एक सेकेंड, एक तो मुझे यहाँ पे एक्स ए फाइंड करना है, और क्या करना है एक्स बी फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, एक्स ए और एक्स बी को फाइंड कर लें, यहीं कर देते हैं। क्या होगा देखो, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। पी ए की वैल्यू आई 225 डिवाइड बाय पी ए प्लस पी बी, यानी पी ए की वैल्यू तो है 225 प्लस पी बी, और पी बी की वैल्यू आई हमारे पास सॉल्व करने पर 375। ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 0.375, ठीक है। ये तो इसका आंसर है, किसका, एक्स ए का। कुछ नहीं करना, ये 225 और नीचे इसको प्लस करोगे 600, तो 225/600 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्स बी की तरफ। एक्स बी को मैं नीचे सॉल्व कर देती हूँ यहाँ पे। तो पी बी
की वैल्यू पुट करनी है इस बार। पी बी की वैल्यू ये रही 375, देखो 375 तो यहाँ आएगा डिवाइड बाय पी ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 225 और पी बी की वैल्यू है 375। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.625। ठीक है, देखो एक बात बताऊँ, वैसे तुम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। कैसे? यहाँ देखो 0.625 आंसर है ना, और ऊपर वाले में जब हमने सॉल्व किया था इसका आंसर 0.375। देखो दोबारा देखो, इसका आंसर यहाँ पे 0.375 ये लिखा हुआ है, और अगर मैं यहाँ जाती हूँ तो 0.625। और अगर हमारा आंसर सही है, कैसे पता चलेगा? दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कर लें। अगर ये वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब सही आंसर। ठीक है, देखो ये आ जाएगा यहाँ पे टोटल। तो टोटल को लिखते हैं हम यहाँ पे, डायरेक्ट कर लेते हैं 0.625 प्लस 0.325। इसका सम करके देखते हैं, 1 आना चाहिए। 10, एक सेकेंड, 625 और 375, ये 7 है। 7 और 2 10, और ये भी क्या हो गया यहाँ पे 10, ये 0 है, और ये हो गया यहाँ पे 1 पॉइंट। ठीक है ना, ये आंसर आ रहा है अपना। इसका आंसर मतलब चेक हो गया, ये सही है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है, बोर्ड में कभी एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, बस हाँ कि ये किस तरह से होंगे वो हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर। ओके, दैट्स ऑल।